नमस्कार, मैं हूं रमेश शर्मा। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन काम ये नॉवेलिस्ट का करते हैं, पोइट हैं ये, और ये ट्रैवलिंग म्यूजिशियन भी हैं। ये ऑल ओवर इंडिया घूमते रहते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, गाना सुनाते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। ये एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गांव में रह कर के इन्होंने एक अपनी ऑल ओवर इंडिया एक पहचान बनानी शुरू कर दी है, जिसके लिए सभी लोग प्रयास करते रहते हैं। तो राहगीर, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। राहगीर, मैं सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने ये चीज़ें शुरू कहाँ से की है? मैं यहाँ पे पास ही एक गांव है महरों की ढाणी बोल के, बहुत ही छोटा सा गांव है खंडेला के पास, जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने यहीं पे पूरी अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं पंजाब पढ़ने गया, तो मेरा बचपन पूरा यहीं पे बीता है। आपकी एजुकेशन आप बता रहे हैं कि यहीं प्रॉपर खंडेला से ही हुई है? हाँ जी, पूरी खंडेला सीखी है। और आपने खंडेला से एजुकेशन करने के बाद में फिर आपने हायर स्टडीज़ में इंजीनियरिंग की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं हायर स्टडीज़ करने यहाँ खंडेला से मैं पंजाब गया, जहाँ पे फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बस वहीं पे जो इंग्लिश वगैरह थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बाकी सब। तो इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, कौन सी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग की? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE में मैंने इंजीनियरिंग की है। आप गिटार बजाते हैं, तो गिटार आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली जब मैं पुणे में जॉब कर रहा था तो तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेता था गाने वगैरह, और बहुत म्यूज़िक से मुझे बहुत लगाव था। और मैं हमेशा चाहता था कि क्यों ना मैं अपने शब्दों को कहीं ना कहीं थोड़ी धुन दूँ, थोड़ा सुरताल दूँ, और मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि मैं अपने जो मैं लिखता हूं, जो मेरे विचार हैं, मैं लोगों तक उन्हें प्रकट कर सकूं, पहुंचा सकूं। और मुझे लगता है म्यूज़िक एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप हर तरह के, हर एज ग्रुप, हर समाज के लोगों तक अपनी आवाज़ आप पहुंचा सकते हो। तो मेरा गिटार से बहुत लगाव था, तो यही सोच के मैंने एक गिटार ख़रीदा। और एक दोस्त है मेरे, मृदुल नाम है उनका, पुणे में ही, तो उनसे मैंने लगभग 3 महीने में मैंने उनसे गिटार सीखा था। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर से सीखा और अपने गाने उस पर ट्राई किए। तो म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट बचपन से था या जब आपने कॉलेज लाइफ शुरू की उसके बाद डेवलप हुआ? कहीं ना कहीं बचपन से ही है, क्योंकि चाहे हमारा गांव बहुत ही छोटा हो, राजस्थान के किसी कोने में हो, लेकिन आपको पता ही है कि राजस्थान में म्यूज़िक एकदम इसके माटी में बसा हुआ है। और बचपन से ही हमने ये जो मांगने आते थे बजाने वाले, कोई सारंगी बजाता है, जागरण वगैरह होते हैं, उनमें भी बहुत सारे, प्लस हमारे राजस्थान में तो म्यूज़िक के लिए एक अलग से कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे मेरासी हैं, ये जोगी वगैरह हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही यही सब सुन के बड़े हुए हैं, जाने अनजाने में यही सब गाते गाते बड़े हुए हैं। तो कहीं से मुझे लगता है कि अगर मैं बचपन में मुड़ के देखूँ तो बहुत म्यूज़िक से भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो लगाव था जिसे बाद में मैंने कोशिश की कि मैं भी अपनी ज़िंदगी का एक उसे मकसद बना सकूँ या प्रोफेशन बना सकूँ। घर में म्यूजिक का कोई माहौल रहा है? नहीं, बजाने को लेकर तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, सुनने को लेकर सबका रहा है। बाकी घर में सब मोस्टली ये पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जैसे कि इधर का माहौल है, जैसे कि अपने पूरे इंडिया का ही माहौल है कि आप ये नंबर लाओ तो नौकरी लगो, और यही सब सेट है आपके लिए। तो मुझे लगता नहीं सिर्फ हमारे ही नहीं, सब जगह यही हाल है कि लोग ज़्यादातर वो एक वे ऑफ लाइफ है जो जॉब वाला है, इतना पढ़ लिख के करो, तो उसी पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। और हमारा घर भी कोई अलग नहीं था, सेम वहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों को लेकर बढ़ावा दिया जाता था कि ये सब फालतू की चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी लगो, सेट हो जाओ। तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद में आपने जॉब की, जो फिर आपने छोड़ी और कम्प्लीटली म्यूज़िक में आप डिवोटेड हो गए, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। देखो, अब परेशानी तो सामना करना ही पड़ता है, और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मन था ये करने का, और जब हम लोग कुछ मन का काम करते हैं तो उसके लिए कुछ कीमतें भी तो चुकानी पड़ती है ना।
तो मुझे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि बहुत ही डेयरिंग या बहुत ही गट्स वाला काम है कि आपने जॉब छोड़ के आपने म्यूज़िक चुना, ये किया। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं ये ना चुन के उस जॉब में फंसा रहता जिसमें मेरा मन नहीं है, मुझे लगता है वो ज़्यादा डेयरिंग का काम है। उसमें ज़्यादा गट्स चाहिए कि आप नहीं चाहते हुए भी कहीं पे पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि हिम्मत चाहिए होती है। आप अपने मन का कुछ कर रहे हो तो उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं चाहिए, आई थिंक। बस थोड़ा भरोसा चाहिए और चल पड़ो। लेकिन जब आपने जॉब छोड़ी तो दोस्तों ने भी कहा होगा, घर वालों ने भी कहा होगा कि ये तो पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। इसको कैसे ट्रीट किया आपने? और कोई ऐसा दोस्त जिसने आपको सपोर्ट किया हो, कोई ऐसा रिलेशन में कोई ऐसा मेंबर जिसने आपको सपोर्ट किया हो, या सपोर्ट कहाँ से मिला? मुझे लगता है अगर वो लोग सोचते हैं कि बेवकूफ़ी है तो वो गलत नहीं है, किसी न किसी हद तक ये बेवकूफ़ी ही है, लेकिन ये अच्छी बेवकूफ़ी है। ये ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने की आज़ादी ही बंदे को होनी चाहिए, मुझे लगता है। और जब छोड़ा था तो उनका भी अगर उनके नज़रिए से देखो तो गलत नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी जो है ये बहुत ही अनिश्चित है, बहुत मुश्किलें हैं, और कोई भी जो अपना है वो चाहेगा कि हम लोग ऐसे मुश्किलों में ना पड़े, हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। तो हाँ, वो लोग कहते थे कि सोचा है कि नहीं ठीक से ये है वो है, लेकिन जब मैंने फ़ैसला कर लिया तो बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक तो जहाँ पुणे में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जहाँ हम अपने आप को पंच प्यारे बोलते हैं, हम 5 लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, 5 जने हो आप लोग? हाँ जी, तो वो लोग, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अभी भी उनके साथ ही रहता हूँ, घूम फिर के फिर वहीं पहुँच जाता हूँ उनके पास। और भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मुझे गिटार सिखाया, जैसे मृदुल हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे दोस्त जिम्मी वगैरह हैं, और मतलब बहुत लोगों का मुझे साथ मिला कहीं ना कहीं। तो ये बेवकूफ़ी थोड़ी सक्सेसफुल रही, आई थिंक। तो जॉब छोड़ने के बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होंगी, उनका कैसे सामना कर रहे हो? फाइनेंशियल क्राइसिस, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे को डिमोटिवेट करता है तो यही फैक्टर है। उसकी मुश्किलें बहुत आती हैं कई बार, जैसे अब हम जॉब करते थे, कहीं जाना है, हमने कैब ले ली, चले गए, लेकिन उसके बाद आपको एकदम बस वगैरह में कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, लगता है कि क्या हम सही में ये वर्थ है कि नहीं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही मेन तुम्हारा एग्ज़ाम है। और उससे मैं शुरू में तो चलो मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे, कुछ फैमिली से भी मेरी हेल्प हुई, तो निकल गया। उसके बाद मैं इधर उधर परफॉर्म करता था तो पेड होते थे गिग्स वगैरह। उसके अलावा जब कभी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा आर्टिकल लिखता था मैं, कंटेंट राइटिंग वगैरह, तो उससे मेरा खर्चा पानी निकल जाता था। तो बस ऐसे ही थोड़ा कभी नाव पानी पे, कभी पानी नाव पे निकल गए 2-3 साल, और अभी ठीक है। अभी मुझे कुछ प्रोग्राम्स मिलते रहते हैं और अच्छा ही चल रहा है सब। म्यूज़िक में कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो ये बातें आपको भी सुनने को मिली होगी, उसके बावजूद आपने इस चीज़ को कैसे काउंटर किया? मुझे एक्चुअली शुरू से ही मैं एक्चुअली चाहता ही नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं या फिर इसका पार्ट बनूं। मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ आवाज़ें हैं, कुछ मेरे पास बहुत सारे विचार हैं, मेरा ये जो दिमाग है बहुत सारी आवाज़ों से भरा हुआ है, और मेरा मेन जो मकसद है वो मैं यही है कि मैं ये लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मुझे किसी इंडस्ट्री का या किसी उसका पार्ट नहीं बनना, किसी रेस का। मैं अपने गाने हैं जो गाना चाहता हूं, लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर ये पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप में ही एक इंडस्ट्री हूँ और वहाँ पर मेरा अच्छा चल रहा है। किस टाइप के म्यूज़िक को आप परफॉर्म करते हैं? मैं इसे कहना चाहूँगा फोक म्यूज़िक। तो जो मेरे गाने होते हैं वो मोस्टली हम सब की ही लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। अगर जब लोगों को लगता है सुन के कि यार ये तो मेरा ही गाना है, ये तो मेरे बारे में ही है, तो मुझे लगता है कि और वैसे ही गाने गाने चाहिए। मुझे लगता है मुझे अगर अपने आप को जस्टिफाई करना है अपने पैशन को लेके, और मैं ये सोशल इश्यूज़ के बारे में लिखता हूँ, किसी चलते फिरते आदमी के बारे में लिखता हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पर मैं अपना पहलू रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे बाहर के म्यूजिशियंस हैं, बॉब डिलन, जॉनी कैश, तो मैं उन लोगों से बहुत ही प्रभावित हूँ। वुडी गथरी वो मेरे फेवरेट हैं, वो भी ऐसे ही ट्रैवल करते हुए अपने गाने गाते थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ और फॉलो करने की कोशिश कर। तो फोक म्यूज़िक में आप राजस्थानी फोक को प्रेफर करते हैं, कौन से फोक को?
एक्चुअली फोक बोले तो मुझे लगता है कि जो रीजनल म्यूज़िक है, आप कहीं का भी जो वहाँ के लोगों से जुड़ा हो, तो राजस्थानी म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा है। और मैं कुछ गाने गाता भी हूँ लोगों के, जो मेरे से पहले बहुत अच्छे अच्छे लोग गा के गए हैं, तो मैं गाता हूँ। मैं कुछ हिमाचली भी सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ पंजाबी गाने भी गाता हूँ। तो आई थिंक फोक मतलब मैं वहाँ के जुड़े, जहाँ भी जाता हूँ मैं उन लोगों से अगर मैं जुड़ जाता हूँ, उनके बारे में गाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वही फोक म्यूज़िक है मेरे लिए। तो अभी तक आपने म्यूज़िक में किस तरीके के गाने गाए हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आपके म्यूज़िक में अभी तक? अचीवमेंट्स तो मैंने एक तो बहुत जगह प्ले किया है। मैंने एकदम बड़े से बड़े अच्छे स्टेज पे भी प्ले किया है। मैंने एकदम 2 लोगों के सामने किसी चाय की टपरी पे भी प्ले किया है। और चाहे मैंने कहीं भी कितनी भी बड़ी जगह पे किया हो, छोटी जगह पे किया हो, कहीं ना कहीं मुझे लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छा प्यार मिला है। किसी ने खुश होकर चाय ही पिलाई है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा मैंने गाने यूट्यूब पे तो चलो कुछ 5-10 गाने डाले हुए हैं, जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं लाइव बहुत सारे गाने प्ले करता हूँ। जैसे मैं बहुत बार पहले भी मेंशन किया कि मैंने कोई 300-400 गाने लिखे हुए हैं जो मैं लाइव प्ले करता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको धीरे धीरे एक एक करके रिलीज़ करने की। और तो बस यही है, कुछ गाने सोशल इश्यूज़ के बारे में हैं, कुछ अपने जो प्रेरणादायी अपने इंसान हुए हैं पहले उनके बारे में है, कुछ मेरे बारे में है। हाँ, तो रागिर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा के सुनाइए। ज़रूर। अभी मेरा एक एल्बम मैं रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें से एक गाना है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तुम कुछ बढ़िया रागिर, ये कौन से एल्बम से है ये आपका गाना? ये एक्चुअली अभी मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, जिसका मैंने नाम रखा है वेयर NH27 मीट्स NH44। रागिर, हमने म्यूज़िक की बात की, म्यूज़िक के बाद में हम नॉवेल की बात करेंगे, पोइट्री की बात करेंगे, क्योंकि आप नॉवेल भी लिखते हो, पोइट्री भी लिखते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो नाम है राहगीर, ये नाम कैसे पड़ा? आपका एक्चुअल नाम सुनील कुमार गुर्जर है, लेकिन ये राहगीर नाम आपका कैसे पड़ा, और ये ट्रैवलिंग म्यूजिशियन आप कैसे कहला रहे हो? मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार इंटरव्यूज़ वगैरह में बताया है, क्योंकि सबसे पहले लोगों का यही सवाल होता है कि राहगीर ये कैसा नाम है, हैं? तो मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार ये नाम पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। और जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह की जर्नी मैं लाइफ में जीना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये नाम उसको बहुत अच्छे तरीके से बयां करता है। तो और मैं कहा आज़ाद दुनिया है, अपने आप को जिस नाम से बुलाना चाहो बुला लो, तो मैंने अपने आप का मेरा नाम राहगीर रख दिया। और जो ट्रैवलिंग म्यूजिशियन, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप जब आप ट्रैवल करते हो तो आप हर तरह के लोगों के टच में आते हो, छोटी जगह बड़ी जगह, हर समाज के हर धर्म के लोगों से टच में आते हो। और राहगीर नाम इसलिए भी मैंने चुना कि इसके आगे कोई धर्म, कोई सरनेम, कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ एक राह से गुजरता हुआ बंदा हूँ। आप मेरे से अच्छे से बात करोगे, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से बात करूँगा, 2 गाने ही सुनाऊँगा। तो बस इसीलिए मैंने अपना नाम राहगीर चुना। तो राहों में गुजरते गुजरते आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। अभी तक आपने कितने स्टेट्स का दौरा कर लिया है, और उनमें घूमने के लिए आप फ़ंड कहाँ से जुटाते हो? अभी तक मैंने लगभग 16 राज्य मैंने घूम लिए हैं भारत में, ऐसे छोटी जगह बड़ी जगह घूमते हुए। और फंड जैसे कि कई बार लोग ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कई इंटरव्यूज़ वगैरह में, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ पैसे होते हैं ऐसे, मतलब मैं बहुत ही बजट ट्रैवलिंग पे जाता हूँ। तो मैं जब पुणे में रहता हूँ तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा कमाता हूँ, उनको बचा के फिर मैं ट्रिप पे निकलता हूँ। हालांकि मैं मोस्टली लोकल लोगों के घरों में रहता हूँ, और प्लस मैं यहाँ वहाँ किसी कैफ़े में, किसी स्कूल में इनमें प्ले करता हूँ, तो वो लोग मेरे रहने वहने का इंतज़ाम वो सब देख लेते हैं। तो इसलिए मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इसीलिए बस ऐसे ही ट्रैवल कर लेते हैं। म्यूज़िक के साथ साथ आप पोइट्री में भी अपना एक दखल रखते हैं। आप अपने सारे के सारे जितना भी आप म्यूज़िक आप बना रहे हैं, बजा रहे हैं, उन सब के लिरिक्स भी आप ही लिखते हैं। तो पोइट्री की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी गाना गाते हैं, लिखते हैं, तो वो पैदा तो एज ए पोइट्री ही होता है, उसके बाद ही उसको धुन दी जाती है, उसको सुर दिए जाते हैं। तो
पोइट्री मुझे लगता है कि हर चीज़ ही जो हम बोल सकते हैं, जिनको जो भी चीज़ हम अच्छे से बयां कर सकते हैं, सब पोइट्री है। जो बंदा बोलता है वो भी पोइट्री है, इधर कौवे बोल रहे हैं वो भी पोइट्री है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जैसे बड़े बड़े शायर हुए हैं, सतिंदर सरताज हो गए, इनके गाने जो हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गानों में अगर शब्दों में मतलब हो तो ही उसको गाने का कोई मतलब बनता है। तो ऐसे ही मैंने पोइट्री इन लोगों से ही प्रभावित होके, इनको सुन के इंस्पायर होके मैंने लिखनी शुरू की। और जब लिखा तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा म्यूज़िक दिया जाए, और बस यही सोच के गिटार उठा लिया हमने। अभी तक आपने कितनी पोइम्स लिख दी है? मुझे लगता है कि मैंने ऐसे कुछ गिनती नहीं है, कुछ आधी अधूरी पढ़ी हैं, कुछ पूरी पढ़ी हैं जो मैं भूल गया हूँ कभी लिख के। कोई ऐसी पोइम जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो और आपको बहुत पसंद हो, वो आप सुनाना चाहें तो? हाँ, मैं अक्सर लोगों को अपने एक्चुअली मैं राहगीर जब नाम है मेरा, तो मैं लोगों को जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो कुछ लाइनें हैं, और मुझे लगता है कि वो मेरे को अच्छे से लोगों को बयां करती हैं कि राहगीर कौन है। तो मैं वो फिर से सुनाना चाहूँगा कि मुझे समझ नहीं आता मैं शर्माऊँ या इतराऊँ, मैं इस रंग भेद की दुनिया में सांवलों की तरह हूँ। ज़िंदगी कितनी है इस बात का कोई भ्रम नहीं मुझे, मैं मैदान जंग में पड़े घायलों की तरह हूँ। और पता नहीं कोई आंगन मेरी छन छन से छनकेगा या नहीं, मैं अभी भी दुकानों में पड़ी पायलों की तरह हूँ। मैं कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, वो आसमां में बेफिक्र तैरते बादलों की तरह हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं शर्माऊँ या इतराऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है। ये कब लिखा था ये काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं ट्रिप पे निकला था उससे पहले ही लिखा था। पोएम के साथ साथ आपने एक नॉवल भी अभी आपका पब्लिश हुआ है आहिल नाम से, तो उस नॉवल के बारे में थोड़ा बताइए और किस तरीके से उसकी जर्नी रही लिखने में? ज़रूर। आहिल मुझे लगता है कि एक बंदा है जो मेरी कल्पना से ही निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हज़ारों बंदे जो मैंने बढ़ते हुए परेशान होते हुए जो देखे हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड रूप है। बचपन से मैंने ऐसे किस्से देखे हैं धर्म की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे चाइल्ड एब्यूज़ होता है, लोगों में नफ़रतें पैदा होती हैं। तो मैं हमेशा से ही एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखना चाहता था, उसके ज़रिए मैं इन चीज़ों के बारे में बताना चाहता था जो कि ये रिलीजन की वजह से जो एब्यूज़ होता है, और कैसे एक बंदा जब नफ़रत से रूबरू होता है तो कैसे उसकी सोच बदलती है, कैसे किस नज़रिए से वो दुनिया को देखता है, कैसे उसके छोटे मोटे जो सपने होते हैं वो कैसे इन चीज़ों की वजह से कैसे वो प्रभावित होते हैं। तो ये एक ऐसे ही एक बच्चे की जर्नी है जो बड़ा होता है, ट्रक ड्राइवर बनता है, और बस वही दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच में हमेशा लड़ता रहता है। ये ऐसी एक बंदे की स्टोरी है। हालांकि ये ट्रैवल करते हुए और बचपन से बहुत सारे किस्से सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, तो ये समझ लो उन्हीं सब को निचोड़ के मैंने एक बुक लिखी है। तो आपने ये अपनी पहली नॉवेल लिखी है, ये इंग्लिश में है? हाँ जी। लेकिन इसको लिखते हुए आपको लिखने के बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, जैसे पब्लिशिंग एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो पब्लिशर आपने कहाँ से ढूंढा? इसको लिखने के बाद एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ पब्लिशर्स वगैरह को मैंने भेजा अपना प्रपोज़ल, बट मोस्टली कहीं से कोई रिप्लाई आया नहीं। और वैसे भी क्योंकि अभी मुझे कोई जानते नहीं, और जीतने वाले घोड़े पे लोग पैसे लगाते हैं, और उनको पता ही नहीं कि ये घोड़ा है भी, तो पैसे कहाँ से लगाएं। तो कुछ पब्लिशर्स मिले मुझे जो सेल्फ़ पब्लिशिंग वाले हैं, बट वो पैकेज लो, पब्लिश करो, खुद ही उसकी पब्लिसिटी करो, खुद ही उसे मार्केटिंग करो। तो फिर मुझे लगता है कि मैंने किताब लिखी, मैं जिनको बेच सकता हूँ तो मैं खुद ही बेच दूँ ना, मुझे तीसरी पार्टी की क्या ज़रूरत है। तो बस ऐसे ही मैंने 2-4 दोस्तों की मदद लेके उसका स्केच बनवाया, कवर डिज़ाइन कराया, उसको मैंने फॉर्मेट किया, और एक प्रिंटिंग हाउस से उसको प्रिंट करवाया, और खुद ही मैंने उसको प्रिंट करा के खुद ही मैंने उसको अमेज़ोन वगैरह पे लिस्ट किया। तो मतलब पब्लिशर खुद ही हो गए? मैं पब्लिशर भी हूँ, मैं सेल्समैन भी हूँ, मैं सब हूँ, ऑल इन वन हूँ। तो अगर किसी को ये बुक परचेज करनी हो तो वो कहाँ से परचेज कर सकता है? ये बुक आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो। आहिल नाम से सर्च करोगे तो सबसे पहले वही आती है। और उसके अलावा अगर आप मेरे आसपास कहीं गुजर रहे हो तो आप मेरे से पर्सनली भी ले सकते हो। आप हमेशा अपने पास रखते हैं? हमेशा 2-4 कॉपीज़ तो मेरे गिटार बैग में मैं रखता ही हूँ, क्या पता कब कौन ख़रीदार मिल जाए। इंस्टेंट परचेज सेलर हो आप। जी, हम सब हैं। अच्छा, इसमें मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था नोवेल से रिलेटेड, कि आपने कहा कि आपने नोवेल इंग्लिश में लिखा है,
आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपका लालन पालन जो है वो बिल्कुल ग्रामीण परिवार में हुआ है, आप रहे भी ग्रामीण, एजुकेशन भी आपकी हिंदी मीडियम स्कूलों में। तो आपने इसको इंग्लिश में किस तरीके से मैनेज किया? प्रॉब्लम तो आई होगी। जी, मुझे लगता है कि हर गांव में पले बड़े, स्पेशली राजस्थान, इधर हरियाणा, जो इधर अपना नॉर्थ इंडिया है, मुझे लगता है यहाँ पे इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं भी जब यहाँ पे पढ़ता था तो इंग्लिश का इतना नहीं था, बट हाँ, जब मैं पंजाब पढ़ा तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, थोड़ा ठीक हुआ। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी जैसे बहुत पढ़ने की आदत रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऑथर्स को, इनको पढ़ पढ़ के कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सेंस आ जाता है। जब मैं कुछ लिखूँ, कुछ गलत हो तो एक फीलिंग आता है कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके। लेकिन बहुत पढ़ने से, बहुत ही ज़्यादा लिखते रहने से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और भी ज़्यादा। तो बस ऐसे ही करके मैंने, चलो देखा जाएगा। मैं क्या, हिंदी में हालांकि मेरा ज़्यादा मेरी पकड़ ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं हिंदी नॉवेल्स का आजकल ना तो उतना मार्केट है, और मैं और भी वाइड ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता था, तो मैंने सोचा चलो इंग्लिश में लिखा जाए। उसके बाद थोड़ा एडिटिंग है, थोड़े दोस्तों की मदद से उसको एडिट किया, तो ठीक ही हो गया। तो दोस्तों ने आपको हर स्टेप पे आपका सपोर्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों के बिना तो क्या ही है। कुछ दोस्तों पे बनाया आपने? दोस्तों पे बहुत बनाया मैंने। तो कुछ है सुनाने लायक? ज़रूर। तो एक दोस्तों के ऊपर, एक कुछ आपके जो दोस्त हैं उनके ऊपर, उनको डेडिकेट करते हुए आप कुछ सुनाएं। एक्चुअली मेरे एक गाना है, उसमें एक कुछ 2-3 लाइनें हैं, मैं वो सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि मैं क्या कहता हूँ ज़िंदगी से, मैं क्या मांगता हूँ। गिरूं भी तो ज़मीं पे गिरूं, खाइयों में नहीं। दुश्मनों में दुश्मनी बढ़े, चाहे भाइयों में नहीं। मेरी ज़िंदगी किसी के कंधे पे हाथ बन जाए। किस्मत से बात चल रही है, शायद बात बन जाए। तो बस यही है, किसी भाई के कंधे पे हाथ बन जाए मेरी ज़िंदगी, और क्या चाहिए। तो आप अपने म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं? यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि आप लाइव गा रहे हो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया भी आज के ज़माने में बहुत अहम किरदार है इसका। तो मेरी खुद की वेबसाइट है, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, सब जगह मैं हूँ। किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट का क्या नाम है? rahagirlive.com है, बट आप कहीं भी राहगीर, अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे राहगीर सर्च करोगे तो मैं मिल ही जाऊँगा। तो राहगीर सुनील, ये आपने अपने पास्ट प्लान्स के बारे में, प्रेजेंट में आपने जो किया उसके बारे में आपने बात की है। अब मैं आता हूँ आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कि म्यूज़िक में आप आगे क्या करने वाले हैं। एज ए लिटरेचर, जो आप एक नॉवेलिस्ट हैं, उसके ज़रिए आप क्या करने वाले हैं, और आपके अंदर का पोइट आगे क्या लिखेगा? आगे क्या लिखेंगे वो तो आगे ही बता सकता है, फ्यूचर ही। बट हाँ, मेरे कुछ छोटे मोटे प्लान्स हैं, जैसे कि मैं एक और ट्रिप पे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक 5-6 महीने कम से कम वो लंबी रहे, और मैं इंडिया तो पूरा घूमूं ही फिर से, प्लस मैं कुछ आसपास के देश भी घूमूं। तो उसी के लिए मैं थोड़े पैसे कमाने की और या कोई स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अलावा मेरी जो दूसरी बुक है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। उसका नाम है डेथ न्यूज़ टाइपिस्ट। तो वो भी लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो ट्रिप के बाद मैं रिलीज़ करूँगा। उसके पहले एक जो मैंने बताया आपको, एक एल्बम जो वेयर NH27 मीट्स NH44, वो उसके लिए मैं अभी यहाँ गांव में इधर उधर शूटिंग भी कर रहा हूँ और कुछ ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो होपफुली जून में मैं उसे रिलीज़ कर दूँगा, और बस फिर थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा और लिखेंगे, थोड़ा और इधर। आपने अपने फ्यूचर प्लान्स बनाए, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप सक्सेसफुल हों, ये हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और सुनाएं, एक गाना और सुनाएं कुछ। ज़रूर। मैं जो आपका सबसे ज़्यादा चला हो अभी तक। महाराणा जी। वो महाराणा जी वाला, वो वाला ही आप सुनाएं। चलो ये सुनाता हूँ। तो आपके पेशे खिदमत है महाराणा जी। कभी महलों में पड़ाव हुए, कभी जंगलों में पड़ाव हुए,
ना सर झुके ना कम, मूंछों पे ताव हुए, कभी महलों में पड़ाव हुए, कभी जंगलों में पड़ाव हुए। ना सर झुके ना कम, मूंछों पे ताव हुए। महाराणा जी सीखा ही नहीं घबराना जी, सीखा ही नहीं झुक जाना जी, सीखा ही नहीं भिड़ जाना जी। खून में था महाराणा जी, सीखा ही नहीं घबराना जी, सीखा ही नहीं झुक जाना जी, सीखा ही नहीं भिड़ जाना जी। खून में था। कद 8 का ओ सीना 60 का है, कद 8 का ओ सीना 60 का, भेद न पाया रे कोई दुश्मन। ओ चेतक साथ में, ओ ताकत हाथ में है, ओ चेतक साथ में, ओ ताकत हाथ में, रोक न पाया रे कोई दुश्मन। ओ भागे बिजली से भी तेज, आए कैसा वो रंगरेज। ओ भागे बिजली से भी तेज, आए कैसा वो रंगरेज। रंग दिया रणभूमि को लाल रंग में महाराणा जी, सीखा ही नहीं घबराना जी, सीखा ही नहीं झुक जाना जी, सीखा ही नहीं भिड़ जाना जी। खून में था। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपका गाना ये यूट्यूब पे काफ़ी चला है मेरे ख्याल से। हाँ, यही सबसे ज़्यादा चला है। मेरे रेस्क्यू को मुझे लगता है महाराणा जी ही आए हैं। सुनील, आप छोटे से एरिया से हैं, राजस्थान के छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे से गांव से हो कि बड़े गांव से हो। मुझे लगता है कि आप कोई भी हो, आपके पास तुम्हारे अपने विचार होते हैं, तुम्हारे पास अपनी आवाज़ होती है कि नहीं? चाहे आप जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पर हम कैसे ना कैसे हमारे पास तरीके होते हैं जो हम लोग अपनी आवाज़ दे सकते हैं। मैं बहुत बार लोगों को सोशल मीडिया पे इन पे देखता हूँ, और एक अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आपको किसी की आवाज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पास द माइक, यू नो। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप देखो तो उसमें हर बंदे के पास अपनी आवाज़ है। हर कोई बंदा, आपको किसी का वो बनने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपनी आवाज़ है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी आवाज़ बनो। आपको जिन चीज़ों के बारे में जो फील होता है, आप उनसे ट्रूली आप उनको कन्वे करो। और ये बात आपको पीछे ना खींचे कि आप किसी छोटे गांव से हैं या आपको अंग्रेज़ी अच्छे से नहीं आती। मुझे लगता है आप चाहे मैं राजस्थान का हूँ, मुझे हिंदी भी ना आए, लेकिन आप राजस्थानी में बात करो। आप कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी बात पहुँचाओ, वो पूरी दुनिया में पहुँच ही जाएगी। तो ये थे सुनील कुमार गुर्जर, जो राहगीर के नाम से बहुत फेमस हैं, और ये इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि ये अपनी कला के दम पर, अपने आर्ट के दम पर अपने एरिया का नाम रोशन करें, राजस्थान का नाम रोशन करें, और एक दिन भारत का नाम रोशन करें। सुनील, आप हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सुनील।